So hello everyone, I welcome you all to UIS. So 9 p.m. प्रीलिम सीरीज़ के अंदर जो इम्पोर्टेंट ज्योग्राफी एनवायरनमेंट और साइंस के टॉपिक्स होते हैं, रिसर्च जो आती है आज ही आई है, सो उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। एक एक करके जो टॉपिक्स है वो डिस्कस करेंगे। जो ये सीरीज़ है मंडे टू फ्राइडे है, ये आपको ध्यान में रखना, मंडे टू फ्राइडे आपकी सीरीज़ है। पहला टॉपिक देखते हैं, तो ये न्यूज़ में है, तो ये थोड़ा मैपिंग से रिलेटेड है और ये है बेसिकली येलो स्टोन काल्डेरा काल्डेरा ठीक है। तो ये टर्म काल्डेरा का मतलब क्या होता है, जैसे ये वॉल्केनिक इरप्शन है और ये जो है ये काल्डेरा, ये जो पूरा का पूरा एरिया ये आपका बनता है, ये काल्डेरा कहता है और इसमें काल्डेरा बोलते हैं। और अगर इसमें बारिश होती है और पानी इकट्ठा हो जाता है तो काल्डेरा लेक बोलते हैं। तो अभी येलो स्टोन जो काल्डेरा न्यूज़ में है और ये आपका यूएसए के अंदर लोकेटेड है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट टॉपिक एक आई है, दूसरा जो टॉपिक है वो है अभी रिसर्च आई है कि वाई जो सदर्न हेमिस्फीयर है, वाई सदर्न हेमिस्फीयर इज स्टॉर्मियर देन नदर्न हेमिस्फीयर। मतलब सदर्न हेमिस्फीयर में क्यों ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है इन कंपैरिजन टू द नदर्न हेमिस्फीयर। तो यहाँ पे अगर सदर्न हेमिस्फीयर मतलब इक्वेटर है, इक्वेटर के सदर्न पार्ट में आपका सदर्न हेमिस्फीयर है, ऊपर हिस्सा जो है नदर्न हेमिस्फीयर है। तो इसमें देखो दो रीज़न स्पेसिफिकली हाईलाइट किए गए हैं। पहला रीज़न आपका बताया है ओशियन सर्कुलेशन, पहला जो पॉइंट बताया गया वो है ओशियन सर्कुलेशन। और दूसरा जो बताया गया है लार्जर माउंटेन्स। तो ये लार्जर माउंटेन नदर्न हेमिस्फीयर की अगर हम बात करें तो वहाँ पे ज़्यादा है, लार्जर जो माउंटेन्स नदर्न हेमिस्फीयर में वो आपका ज़्यादा है। सो सदर्न हेमिस्फीयर हैज़ मोर ओशियन देन नदर्न हेमिस्फीयर। अगर सदर्न हेमिस्फीयर नीचे के हिस्से को देखेंगे तो लैंड मास उसमें कम है और समुद्र ज़्यादा है। तो सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर, सदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे आपका जो ओशियन है वो कंपेरेटिवली ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू द नदर्न हेमिस्फीयर से अगर करें। सदर्न हेमिस्फीयर जो जेट स्ट्रीम है वो भी स्ट्रॉन्गर है क्योंकि आपका वाटर मा है, लैंड का लैंड कम है। तो जेट स्ट्रीम की अगर हम बात करें वो स्ट्रॉन्गर है, ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। और यहाँ पे इंटेंस वेदर इवेंट्स भी आपके होते हैं, इंटेंस वेदर इवेंट्स भी देखने को मिलते हैं। तो जेट स्ट्रीम बेसिकली अपर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, जो ऊपरी हिस्सा है एटमॉस्फेयर का, उसके सर्कुलेशन का हिस्सा है। लार्ज जो माउंटेन रेंजेस हैं, जैसे जो बड़े बड़े जैसे रॉकी माउंटेन्स हैं, ये लार्ज माउंटेन है। तो जो इससे क्या है कि खास तौर से जो एयर फ्लो है, ये एयर है उसको ये स्ट्रक करते हैं, बड़े बड़े माउंटेन्स हैं। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर है कि नदर्न हेमिस्फीयर में जो स्टॉर्म्स होते हैं वो इतना कंपेरेटिवली कम स्ट्रॉन्गर होते हैं इन कंपैरिजन जो सदर्न हेमिस्फीयर की बात करें। जो ओशियन सर्कुलेशन है उसमें वाटर अलाउड द ग्लोब लाइक अ वेरी स्लो। जैसे जो वाटर है, वाटर बेसिकली ठंडा पानी इधर से मूव करेगा, आर्टिक ओशियन की अगर हम बात करें वहाँ से पानी मूव करेगा, ठंडा पानी नीचे सिंक करता हुआ जाता है और फिर पानी का जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऊपरी हिस्सा तो ऊपरी सरफेस से वो मूव करेगा, ठंडा पानी नीचे से मूव करेगा। सो ठंडा पानी सिंक्स इन द आर्टिक, ट्रेवल अलोंग द बॉटम ऑफ द ओशियन, राइजेज नियर द अंटार्कटिका एंड देन फ्लो अप नियर द सरफेस कैरिंग एनर्जी विथ इट। सो ये बहुत एनर्जी डिफरेंस क्रिएट करता है। इट मीन्स व्हाट कि जो एक प्रकार का सदर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे बिकॉज ऑफ जिस तरीके का सर्कुलेशन है, ओशियन सर्कुलेशन जिस तरीके से है, सो ओशियन सर्कुलेशन की जब हम बात करते हैं तो दिस ओशियन सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा निर्भर करता है एनर्जी डिफरेंस में। सो एंटार्क्टिका रीजन की अगर हम बात करें तो एनर्जी जो डिफरेंस है, एनर्जी डिफरेंस बहुत एग्जिस्ट करता है एंटार्क्टिका के रीजन में इन कंपैरिजन टू आर्टिक रीजन में। एंटार्क्टिका रीजन में एनर्जी डिफरेंस आपका ज़्यादा एग्जिस्ट करता है और इस वजह से यहाँ पे स्ट्रॉन्गर स्टॉर्म्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट एक टॉपिक आपका है वो है क्रिस्पर CS9। ये हमेशा से न्यूज़ में रहता है, क्रिस्पर CS9। इस पर भी रिसर्च एक आज ही पब्लिश हुई। तो क्रिस्पर CS9 बेसिकली क्या होता है, जीन एडिटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। तो जीन एडिटिंग मान लो ये पूरा का पूरा DNA स्ट्रक्चर है, तो इसमें क्या है कि क्रिस्पर CS9 का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो वो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करेगा, उसको कट करेगा। जैसे DNA इस हिस्से को काटा, ये कटा और यहाँ पे हम नया जो सीक्वेंस है उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सो ये चीज़ आपकी की जा सकती है। तो यहाँ पे एक पॉइंट आपको क्या ध्यान में रखना है, एक मैकेनिज्म याद रखना है कि एक जैसे एक टर्म यूज़ होता है जिसे हम बोलते हैं बैक्टीरियोफाज। ध्यान समझना। तो बैक्टीरियोफाज क्या है, ये एक वायरस है। ये क्या करता है, ये बैक्टीरिया को अटैक करता है, बैक्टीरिया को अटैक करता है। मान लो कोई बैक्टीरिया उसके अंदर जाएगा
उसके प्रोटीन को कंज्यूम करेगा और उसको मल्टीप्लाई होगा, मतलब बैक्टीरिया के अंदर के प्रोटीन का इस्तेमाल करके खुद मल्टीप्लाई करेगा और बैक्टीरिया को मार देगा। और यहाँ पे क्या है, इससे बचने के लिए जो आपके बैक्टीरिया हैं वो एक मैकेनिज्म इस्तेमाल करते हैं, वो है क्रिस्पर CAS9। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो सीक्वेंस बेसिकली क्रिस्पर CAS9 की अगर हम बात करें, ये क्या है कि ये बेसिकली कुछ RNA इसमें राइबोन्यूक्लिक एसिड होते हैं, वो क्या करते हैं, वो इस जो बैक्टीरिया है इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। जनरली जो भी बैक्टीरिया है उसके सीक्वेंस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसको जैसे मान लो सीक्वेंस है जो वायरस का सीक्वेंस, उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे ये क्रिस्पर CAS9 और आइडेंटिफाई करके उसको किल कर देते हैं, मतलब उसको चेंज कर देंगे जिससे वो हार्मफुल नहीं रहेगा, हार्मलेस हो जाएगा। सो ये जो तरीका बैक्टीरिया इस्तेमाल करता है क्रिस्पर CAS9 का, इसी को जीन एडिटिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। मतलब एडिटिंग का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ है उसमें आप चेंजेस कर रहे हो, एडिटिंग हो गया, तो कोई जो रिक्वायर्ड चीज़ है उस चीज़ को आप रिक्वायर्ड चीज़ को आप रख रहे हो और जो नहीं रिक्वायर्ड उसको रिमूव कर रहे हो, तो ये चीज़ आपको याद है। तो क्रिस्पर CAS9 जब हम देखते हैं, व्हेन यू टॉक अबाउट द क्रिस्पर CAS9 बेसिकली अगर देखा जाए, व्हेन यू टॉक अबाउट द क्रिस्पर CAS9, तो क्रिस्पर CAS9 बेसिकली इफ़ यू टॉक अबाउट इट, तो जो ये क्रिस्पर CAS9 है ये भी इसी कंसेप्ट पे ही है, जीन एडिटिंग के लिए इस्तेमाल होगी। एक सीक्वेंस को आइडेंटिफाई किया, उसको रिमूव किया, फर्दर फिर आप दूसरे जो सीक्वेंस हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, इन द सेंस कि जैसे ये है तो इनको फिर आप ज्वाइन कर सकते हैं इस तरीके से, जो भी रिक्वायर्ड सीक्वेंस उसको ऐड ऑन कर सकते हैं। तो ये तरीका जो अपनाया जाता है, सो इसे तो बोलते हैं, वी कॉल इट एज क्रिस्पर CAS9। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो एक अभी एक रिसर्च आई है, येलोस्टोन क्लाइमेट चेंज एंड वॉल्केनिक इरप्शन। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब क्या बोल रहा है कि वॉल्केनिक इरप्शन एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, सेशन को आप लोग जरूर से, जहाँ भी आप किसी भी ग्रुप में हैं तो सेशन को आप लोग शेयर जरूर से करो, पार्टिसिपेशन बेटर हो, क्योंकि डेली बेसिस की रिसर्च और ये ऐसा कंटेंट आपको अवेलेबल कहीं नहीं होगा। ज्योग्राफी एनवायरमेंट साइंस से रिलेटेड एरियाज हैं जिस पर हम लोग फोकस कर रहे हैं, और लेटेस्ट रिसर्च है। देखो ये क्या कह रही है, वॉल्केनिक इरप्शन और क्लाइमेट चेंज को लिंक किया। अब आप इमेजिन करो कि क्लाइमेट चेंज और वॉल्केनिक इरप्शन कैसे लिंक हो सकता है। तो इसमें ये कहा गया कि जैसे मान लो ग्रीनलैंड है, अब वहाँ पे बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ ग्लेशियर्स है, ग्लेशियर्स की वजह से क्या होता है कि रॉक्स, जो मान लो ये रॉक्स हैं, इन रॉक्स पे ह्यूज प्रेशर, ये ग्लेशियर है और ग्लेशियर रॉक्स के ऊपर है, रॉक्स बहुत तेजी से ज़्यादा दबी रहती हैं, क्यों, इस ग्लेशियर के प्रेशर की वजह से। सो अगर ग्लोबल वार्मिंग होगी तो ग्लोबल वार्मिंग से ये ग्लेशियर पिघल जाएगा, तो जो रॉक के ऊपर प्रेशर है वो रिलीज हो जाएगा, तो ये वनरेबल हो जाएगा क्योंकि नीचे हैं ज़मीन के, तो पॉसिबिलिटी होगी कि ये जो रॉक है जो अंडर ह्यूज प्रेशर जो कि मेल्ट नहीं हो रही थी, और क्योंकि ग्लेशियर है, ग्लेशियर का बहुत ह्यूज वेट रॉक के ऊपर, रॉक बहुत दबी हुई है, तो अंडर द प्रेशर वो आपका उसकी मेल्टिंग नहीं होगी। लेकिन एक बार ग्लेशियर मेल्ट हो, पूरे तरीके से मेल्ट हो गई, तो ग्लेशियर जब आपकी पूरे तरीके से मेल्ट हो जाएगी, उसके बाद क्या होगा कि ये प्रेशर हट जाएगा। प्रेशर हटने के बाद जो रॉक है वो रॉक बेसिकली थोड़ा सा फ्री हो जाएगी, और प्रेशर रिलीज होने से वो जो वनरेबल होगी कि रॉक और ज़्यादा मेल्ट कर सके, अगर वो नीचे है थोड़ा ज़मीन में तो वो मेल्ट कर सकती है, जितना मेल्ट होगी उतना अधिक जो मैग्मा है वो जनरेट होगा। तो क्या कहा जा रहा है कि अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है जिसकी वजह से ग्लेशियर मेल्ट होगा, तो इससे जो ये रॉक है जिन पर ह्यूज प्रेशर है वो आपका रिड्यूस होगा और रॉक बेसिकली इजीली जो है मैग्मा में कन्वर्ट हो जाएगी। ये बहुत यूनिक है, मतलब आप खुद इमेजिन करो कि कैसे ये डेवलपमेंट आपका हो रहा है, एक यूनिक डेवलपमेंट जो है वो हो रहा है। तो इसको आप नोट कर लो, मेंस में भी प्रश्न आ सकता है कि क्लाइमेट चेंज किस तरीके से वॉल्केनिक इरप्शन के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल है। सो दिस सेशन वाज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज सौरभ पांडे। अनअकैडमी में आप जुड़ सकते हो बाय यूजिंग द कोड SPLIV। तो करंट अफेयर्स के लिए आप मुझसे जुड़ सकते हैं, UPSC CSC, जैसे आपको unacademy.com में जाना, UPSC CSC सेलेक्ट करना, कोड डाल देना SPLIVE, कोड डाल के जैसे ज्वाइन कर सकते हैं। December 3 से जो कोर्स है वो ऑलरेडी शुरू हो चुका है, अभी कई दूसरे कोर्सेज, रफ्तार, एक्सेलरेट है, तो बहुत सारे कोर्सेज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो जब आप जुड़ते हैं अनअकैडमी से लाइव क्लासेस के लिए बाय यूजिंग द कोड SPLIV, तो एक तो अमाउंट भी रिड्यूस हो जाता है और सारे एजुकेटर के सारे कोर्सेज भी आप एक्सेस कर सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें हैं। सेशन को जरूर से लाइक करें और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।